नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 60 साल का इतिहास बदल दिया गया। आज तक जो वहाँ होता रहा डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में, 67 के बाद 1967 के बाद कांग्रेस ने दोनों पार्टियों का भी साथ दिया, बीजेपी ने भी दिया। कभी सरकार में नहीं रही, सहयोगी जरूर है, केंद्र में वो सहयोगी रहते थे। लेकिन आज ये सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि पिछले 3-4 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था, राज्यपाल महोदय जो बार बार 3 बार गए विजय मिलने, बार बार कह रहे थे पूरे चाहिए। चलिए, कल हो गया, आज शपथ हो गई। इस शपथ के बहुत सारे मायने हैं। 2014 में डीएमके बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ी और जीरो पे रही, और कांग्रेस भी जीरो पे रही लोकसभा में। उसके बाद वो कांग्रेस के साथ आए। आज भी वो कांग्रेस के साथ ही थे इस इलेक्शन में, जबकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे। राहुल गांधी विजय के साथ जाना चाहते थे, लेकिन पी चिदम्बरम, खरगे और सोनिया गांधी के दबाव में वो कुछ कह नहीं पाए। अंततः वही हुआ। दोनों पार्टियां जो ये सोचती थी कि ये राज हमारा है, हमें मिलेगा या इनको मिलेगा, दोनों में आपस में बंदरवांट था। आज वो टूट गया भ्रम। नई जनरेशन ने विजय के अगुवाई में, टीबीसी ने वो तोड़ दिया। इसमें कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो उन्होंने शपथ में भी कहा, उनके फादर ने भी कहा कि 74 में जब पैदा हुआ तो उस समय में रोटी रोजी के लिए संघर्ष में था। उसके 2 साल बाद विजय की एक बहन भी हुई, वो किसी बीमारी से खत्म हो गई। विजय जब से बहुत गुमसुम रहने लगे। कुछ समय बाद, 15-16 साल बाद, फादर भी अच्छी स्थिति में आ गए, मदर भी उनकी गायिका है। विजय को लॉन्च किया गया पिक्चरों में। लगभग 7-8 पिक्चरों में वो फ्लॉप रहे। लोगों ने कह दिया इस आदमी का चेहरा हीरो बनने लायक ही नहीं है। जबकि उससे पहले तमिलनाडु में रजनीकांत, कमल हसन भी पार्टियां बना चुके हैं और सक्सेस नहीं देख पाए। वही बराबर में आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने दलपति विजय के बारे में समझी, उनमें से कुछ चीज़ें हैं। उन्होंने कभी किसी अखबार और टीवी इंटरव्यू को पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरव्यू नहीं दिया। पिछले 2-2.5 साल से ये पार्टी चल रही थी। कितनी डिजिटल लाइब्रेरी, कितने हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण, कितने लोगों की मदद करी, कितने लोगों को वजीफा दिया। उन्होंने कहा अपने सिस्टम में, हम किसके लिए क्या कर रहे हैं ये कोई किसी को अगर पता चल गया तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं आपको 2020 की बात बताता हूँ। उनके फादर ने एक पार्टी बनाई और विजय का फ़ोटो लगा दिया। विजय ने कहा मेरा फ़ोटो जब लगेगा आप पिता जरूर हैं, जब मैं सहमत हूँगा। वो अपने पिता के खिलाफ कोर्ट गए और कोर्ट में कहा मेरा फ़ोटो और मेरा चेहरा मेरा है, जब तक मैं सहमति ना दूं इसका कोई इस्तेमाल ना करे। पिछले 10 साल से वो कांग्रेस से गठबंधन चाह रहे थे। उनके फादर भी चाह रहे थे। वो उन्होंने हर जनसभा में कहा कि हमारे 2 शत्रु हैं। एक शत्रु हमारा एआईएडीएमके के है, वो राजनीतिक शत्रु, लेकिन विचारधारा और देश के लिए बीजेपी शत्रु है। इस दौरान उन पर ईडी, सीबीआई के बहुत सारे प्रेशर भी रहे, बहुत सारी चीजें भी रही। अंततः सारी ताकतों के बाद आज उन्होंने शपथ ली और शपथ में कहा कि मैं हर उस महिला, हर उस बेटी, हर उस भाई
जो गरीबी में है उसके लिए काम करने आया हूँ, मुझे यहाँ से पैसा नहीं कमाना है। ये बहुत अच्छी बात है। आते ही उन्होंने 2-3 पेपर साइन भी किए। इस तरह के लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति में बदलाव होगा, और ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि ये कर्नाटक से लेके, तमिलनाडु से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके, तेलंगाना से लेके, केरला से लेके, क्योंकि वहाँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे देश की इकॉनमी 70% वहीं से आती है। महाराष्ट्र उसमें एक अब्बाद है। लोग ये सवाल करते हैं, अभिनेता राजनेता कैसे बनेगा? अरे हमने तो एक ऐसे अभिनेता को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो हर जगह जाके बताता है कि मैं ही हूँ यहाँ का, मैं ही हूँ यहाँ का, मैं ही हूँ यहाँ का। देश का मीडिया, देश की जुडिशरी और देश के लोग अंधभक्त, वो ये भूल गए हैं कि वो जो कर रहे हैं इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार किसी की बने कोई दिक्कत नहीं, किसी की चले उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रलोभन की सरकार बने, SIR करके सरकार बने, पैरामिलिट्री फोर्स लगा के सरकार बने, लोगों को पैसे दे के सरकार बने, तो ये देश का मीडिया और जुडिशरी और चुनाव आयोग केवल ताली बजाने के लिए है। आज 70 से 75% जनसंख्या पे बीजेपी का राज है, 22 स्टेट में सरकार बन गई, बहुत अच्छी बात है भाई। जनता चाह रही है उसकी सरकार बनेगी, उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ना किसी को होनी चाहिए। लेकिन ये जनता केवल लोक लुभाने वादों पे और मन की बात पे, और जो बात कह दी उसको किसी को पूछने नहीं देने पे बनेगी और चलेगी। तो ये आपको भी समझना है, हमें तो समझ चुके ही हैं। बहुत अच्छी बात है, लोग सनातन की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ने कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया और ना उसके खिलाफ कोई बात की, इसीलिए आज तक हम जिंदा हैं।